Yes guys, good evening all of you. So today we are going to start chapter 2 in commerce, your OC, business services 1. Chapter 3 जो है वो business services 2 है. यहाँ पे आपको सर्विसेज के बारे में बताया गया है. इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत हमने सर्विसेज के बारे में स्टार्ट कर लिया था. ऑक्सिलरी सर्विसेज क्या होता है, कॉमर्स, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग. तो यहाँ पर आपको पहले इंश्योरेंस के बारे में समझाया है आज कि इंश्योरेंस के टाइप्स क्या है, इंश्योरेंस एग्जैक्टली क्या होता है, कौन से इंश्योरेंस को क्या बोला जाता है, वो यहाँ पे समझाया गया है. सी गाइस, अब दिन भर दिन क्योंकि हमारा ट्रेड और बिजनेस इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, तो साथ ही साथ सर्विसेज भी इंक्रीज हो रहा है. सर्विसेज का इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रहा है. बिना सर्विसेज के ट्रेड पॉसिबल नहीं है. बिना कम्युनिकेशन, बैंकिंग, मैंने आपको समझाया, ट्रांसपोर्टेशन, इनके बिना देखो मस्ट जो चीज़ें चाहिए दैट इज़ अ कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस और वेयर हाउसिंग. ऐसे तो जितने भी चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट ही है. सी इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विसेज आर इंक्रीजिंग इन एन इकोनॉमी. There is rise in the facilities and convenience due to services like banking, insurance, postal, storage and transportation. तो क्या हो रहा है, हमारे लिए फैसिलिटीज़, हमारे लिए कन्वीनियंस ईजी हो रहा है. हमें कन्वीनियंस मिल रहा है, हमें काम करने में ईजी हो रहा है. ठीक है, जो भी सर्विसेज, आज ये सर्विस है, कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको भी मिलेगा रिकॉर्डिंग का और मुझे भी मिलेगा. ठीक है, तो सर्विसेज हमेशा आपको कोई भी चीज़ कन्वीनियंट कर देती है, आपके लिए इजी बना देती है. तो ये सारी सर्विसेज की वजह से ट्रेड क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. कम्युनिकेशन के बेसिस पे, बैंकिंग के बेसिस पे, इंश्योरेंस के बेसिस पे, ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पे. These services are just not helpful in a business as a part of commerce, but they extend to facilitate industries, agriculture and other business activities. तो ये जो सर्विसेज हैं, they are not just a part of commerce. मतलब वैसे तो कॉमर्स ही कहलाते हैं ये, जितनी भी आपकी ऑक्सिलरी सर्विसेज हैं उसे हम लोग कॉमर्स ही कहते हैं. लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ये सिर्फ एक कॉमर्स का पार्ट नहीं है, ये आपके बिजनेस को एक्सटेंड करने में काम आता है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को, टर्शियरी एक्टिविटीज़ को. See, services like banking, insurance, postal, storage and transportation have undergone so much of change that they just do not only work as business services but also as social and family related services. तो आजकल सारी सर्विसेज में इतना बदलाव आ गया है. जैसे पहले क्या होता था बैंक के अंदर, जनरली क्या होता था बैंक के अंदर, खाली इतना ही होता था, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स. What is the primary function of a bank? They accept deposits and whenever we want to withdraw money, they will lend us. वो हमको हमारा पैसा देंगे. ये उनका बेसिक फंक्शन, किसी भी बैंक का बेसिक फंक्शन इतना ही होता है. दे एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड दे लैंड मनी, मतलब वो लोन वगैरह देते हैं या हमको जब विड्रॉ करवाना हो. लेकिन आजकल आप बैंक में चले जाओ, एक्सेप्ट डिपॉजिट और लैंड मनी के अलावा इतनी सारी वो सर्विसेज आपको अलग अलग प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, वहाँ पे इंश्योरेंस भी हो जाता है, वहाँ पे शेयर बाज़ार के लिए डीमेट आपको खुलवाना है, एक अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट जिसको बोलते हैं, वो आपको खुलवाना है तो वो भी हो जाता है. मतलब वो तरह तरह की सर्विसेज दे रहे हैं. सर्विसेज अब एक्सटेंड हो चुकी है. ठीक है, जैसे पहले होता था भाई राशन की दुकान है तो राशन ही मिलता था. अब राशन की दुकान पे आपको स्टेशनरी भी कभी कभी मिल जाएगी, रख देते हैं आइटम्स. ठीक है, In modern age, there are varieties and specialties seen in such services. जैसे अब बैंकिंग क्या हो गया है, आपके मोबाइल पे आ गया. मैं तो ज़्यादातर बैंकिंग मेरे मोबाइल पे ही करता हूँ. जो भी देखना है, पैसा ट्रांसफ़र करना है, पैसा आ रहा है, ऐप में जाके देख लो. ठीक है, अगर वो बैंक ने आपको पर्टिकुलरली ऐप बना के दिया है तो मतलब लोगों के लिए, उसके कस्टमर्स के लिए जो है वो ऐप बना के दिया हुआ है, तो मोबाइल में सारा सब कुछ हो जाता है. All these institutions have become naturally interdependent. और सारे के सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं, कोई एक इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं बोलेगा कि अरे मुझे और कोई नहीं चाहिए, मैं ही बादशाह हूँ भाई, मेरा किसी पे डिपेंडेंसी नहीं है. सारे के सारे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. ठीक है. Now insurance, see, insurance refers to that written contract or agreement between two parties through which the insuree pays premium and as against getting an undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk covered and the amount decided for the financial loss. तो इंश्योरेंस वो रिटर्न एग्रीमेंट है बिटवीन द टू पार्टीज. जो इंश्योरेंस लेता है उसे इंश्योरी कहा जाता है, और जिस कंपनी से इंश्योरेंस आप ले रहे हो उस कंपनी को इंश्योरर कहा जाता है. ठीक है, तो इंश्योरी जो लेने वाला है उसे री कहा जाता है. जैसे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, वो थोड़ा बहुत पता होगा. पीछे अर आ जाता है ना, मतलब वो मालिक है.
एम्प्लॉयर मालिक, एम्प्लॉई जो एम्प्लॉई काम करने वाला है, ठीक है, वर्कर या जो भी आप बोलो। उसी तरह यहाँ पे इंश्योरी, इंश्योरी लेने वाला, इंश्योरर इंश्योरेंस देने वाला। तो ये एक रिटर्न एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरी और इंश्योरर के बीच में। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो इंश्योरी को एक अमाउंट पे करना पड़ता है इसको लेने के लिए, ठीक है। उसे ऑफिशियली हम इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस की पॉलिसी बोलते हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसे इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं। लेकिन भाई आपको फ्री में थोड़ी मिलेगा, आपको ये लेने के लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है, उस अमाउंट को आप प्रीमियम बोलते हो, ठीक है। कुछ बच्चे क्या समझते हैं, प्रीमियम उसको बोलते हैं भाई जब इंश्योरेंस का पैसा हमको मिलता है ना, वो इंश्योरेंस नहीं है, उसको सम एश्योर्ड बोलते हैं। वो भाषा यहाँ नहीं लिखी है सम एश्योर्ड, लेकिन मार्केट में प्रैक्टिकल लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ, सम एश्योर्ड कहा जाता है। सम, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 साल की कोई भी पॉलिसी है, इंश्योरेंस 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद जो पैसा आपको मिलेगा उसे सम एश्योर्ड कहा जाता है। लेकिन 10 सालों तक हर साल हर महीने का या आप वो मोड होता है, इसको बोलते हैं मोड ऑफ पेमेंट है। जैसे पहले क्या चलता था ट्यूशन पे, महीने महीने फीस चलती थी, ठीक है, फिर 3-3 महीने आई, फिर 6-6 महीने आए, अभी कहीं कहीं पे तो पूरे साल की भी भरनी पड़ती है आपको, ठीक है। तो इसको मोड ऑफ पेमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस में भी मोड ऑफ पेमेंट है, या मंथली है या क्वार्टरली है या 6 ईयरली है या ईयरली है। जैसे आपको पे करना है अमाउंट तो उतना ही आएगा। शायद आप ईयरली पे करते हो तो शायद कुछ अमाउंट आपको कम आता है शायद, ठीक है। तो जो अमाउंट आप पे करते हो इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेने के लिए उसको कहा जाता है प्रीमियम। क्या कहा जाता है? प्रीमियम कहा जाता है। और आप इंश्योरर से एक वादा लेते हो, एक प्रॉमिस लेते हो कि आपका जो भी लॉस होगा इंश्योरर उसे कंपनसेट करके देगा। क्या करके देगा? कंपनसेट मतलब भरपाई करके देगा आपके लॉस की। अब होता क्या है यहाँ पे आपको आगे समझ में आएगा। भाई आप बोलोगे मैंने तो 10 लाख का इंश्योरेंस लिया और नुकसान 2 लाख का हुआ, तो आप बोलोगे मेरे को 10 लाख चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। आपका नुकसान का, फॉर योर लॉस ही विल कंपनसेट यू, ठीक है। फॉर द लॉस ही विल कंपनसेट यू मतलब भरपाई करके देगा, उसे कंपनसेशन कहा जाता है। सी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन रिटर्न फॉर्म, जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में, वैसे भी ओरल होता नहीं है ये, ठीक है। ओरल में तो मैं कौन तू कौन भाई भाई का नहीं, तो ये रिटर्न फॉर्म ही होता है। और उस रिटर्न फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, मेरे पास बहुत सारी है पॉलिसीज़ कि जो मुझे पॉलिसी मिली है उनकी तरफ से। वो एक क्या है? रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है। उसमें सब कुछ लिखा होगा, कितने साल के लिए लिया है, मेरा ईयरली या मंथली जो भी अमाउंट कितना आता है प्रीमियम का, कब मैच्योर होगा। मैच्योर मतलब जैसे तुम लोग गुजराती में बोलते हो पाकीजा से, ठीक है। जब अगर किसके घर पे भी जो गुजराती लोग हैं और जिनके घर पे अगर इंश्योरेंस की कॉपी है, तो आप इतना खाली पेरेंट्स से पूछना कि ये जब ख़त्म हो जाएगा इसका पीरियड तो इसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे पाकी जाए। पक जाना मतलब मैच्योर हो जाना, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे ये एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिटर्न फॉर्म में इसे इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। इंश्योरेंस डज नॉट रिमूव द रिस्क इन्वॉल्व्ड बट इट कंपनसेट्स फॉर द फाइनेंशियल लॉस कॉस्ड बाय दैट रिस्क, ठीक है। इंश्योरेंस कभी भी वही आपको तूफान रोक देगा ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन तूफान में छाता दे रहा है आपको। इंश्योरेंस वो है, इंश्योरेंस तूफान को नहीं रोक सकता, ठीक है, वहाँ से तूफान नहीं आ रहा है। इंश्योरेंस तूफान को नहीं रोक सकता, लेकिन आपको उसको बचाव के लिए एक तालपत्री आपको दे दी या छाता दे दिया, भाई बचाव रखो। तो इंश्योरेंस जो रिस्क इन्वॉल्व है वो रिस्क को रिमूव नहीं कर सकता, लेकिन वो जो तूफान आया और आपका नुकसान हुआ ना, तो वो नुकसान की भरपाई करके देगा। समझ में आया? लेकिन इस पे भी डिपेंड होता है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो कितने की ली है, आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हो। अब आप सपोज कर लो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 2 लाख की ली है और तूफान में 10 लाख का नुकसान हो गया, तो वो 2 लाख ही देगा आपको, वो आपको 2 लाख ही देगा मैक्सिमम, वो भी मैक्सिमम। समझ में आया? आप बोलोगे मेरी 10 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है और मेरी 1 करोड़ की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, नहीं, वो ऐसा नहीं होता, वो आपको आगे समझाया जाएगा।
Now principles, see the roots of insurance are connected with society and it is an agreement between two parties. So insurance is not a simple or ordinary contract and it cannot be related to law of contract. It is a special form of contract and hence apart from law of contract the following specific principles are also applicable. सबसे पहला principle है, यहाँ पे 4 principle है. प्रिंसिपल PAL नहीं, PAL स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर, PLE, ठीक है, ये PLE है, रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल. तो पहला प्रिंसिपल है ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ. क्या है? अटमोस्ट. अब फेथ की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब कहीं ना कहीं फेथ के बारे में ही समझाया है. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि दोनों ही पार्टीज को कुछ भी एक दूसरे से छिपाना नहीं है जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है. काफ़ी सारी चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ की वजह से आगे चल के पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी, नील हो जाएगी, तो आप बताओ सामने से, आप सामने से बताओ कि ऐसा ऐसा है. ठीक है, जैसे मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया तो मैंने टर्म इंश्योरेंस में मुझे पूछा नहीं, लेकिन मैंने उनको सामने से बोल दिया कि भाई मेरे को स्टोन था और बहुत ज़्यादा पेन हुआ था और अभी अभी उसका इलाज हुआ था करके, ताकि मेरे मन में ये था कि जब, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस लंबा इंश्योरेंस होता है और टर्म इंश्योरेंस होता है कि आप जब मर जाओगे ना तो ही आपके घर वालों को पैसा मिलेगा, वो भी उनके लिमिटेड टाइम पीरियड में, उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं. तो उसमें चॉइसेस होती है 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 70 ईयर्स. तो मैंने बोला 60 साल तो मैं जी लूँगा भाई आराम से, इतना जल्दी मरूंगा नहीं, पैसा तो आप फालतू जाएगा. तो मैंने 80 साल का करवाया कि 80 साल तक तो मैंने बोला मैं मर जाऊँगा, ठीक है, तो घर वालों को पैसा मिलेगा. उसे टर्म इंश्योरेंस कहा जाता है. लेकिन उसमें जब आप इंश्योरेंस करवाते हो आपके कुछ टेस्टेज होते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चनिंग होती है आपसे. तो मेरे से ऐसी कोई ख़ास क्वेश्चनिंग नहीं हुई, खाली बीमारी का पूछा, मतलब कोई बीमारी नहीं भाई, हट्टा कट्टा इंसान हो. लेकिन स्टोन वगैरह हुआ था, मैंने सामने से बता दिया, क्योंकि कल कोई वो ऐसा बोले कि आपने इलाज करवाया था और इंश्योरेंस लेने से पहले ही करवाया था और आपने बताया नहीं, और 35 साल के बाद जो मेरे सपने हैं कि अरे इतना अमाउंट आएगा 50 लाख 1 करोड़, मेरे घर वालों को हेल्प मिलेगी, और नहीं आए तो वो छोटी सी चीज़ की वजह से. तो आपको जितना आपके बारे में पता है आप बता दो. फिर क्या होगा, ये सब कंपनियां हैं, कौन धोरोगे, क्या होगा, केस तो चलता रहता है. हाल फिलहाल जो आपका टारगेट था वो रुक जाएगा. जो आप चाहते थे कि आपका घर वाले आपके सेफ हो जाएं, उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिले आपके चले जाने के बाद, वो तो नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब यही है कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जब पॉलिसी बनती है, आपसे जो नहीं पूछा गया है और आपको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से आगे पॉलिसी कैंसिल होने के चांसेस हैं, आप सामने से बता दो. और साथ में उनको भी सारी डिक्लेरेशन करनी है, ठीक है. लेकिन वो लोग डिक्लेरेशन कर देते हैं, वो बोल के डिक्लेरेशन नहीं करते, वो 15-20 पेजेस कोई रीड ही नहीं करता है. आपने देखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, कभी 15-20 पेजेस होते हैं जो पे हर पन्ने पे खाली हम लोग साइन कर देते हैं, क्योंकि रीड कौन करेगा, सीधी सी बात है. ठीक है, और कभी भी कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं वो 15-20 पेजेस में, वो उनके फेवर में ही होते हैं. ठीक है, और इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि अगर आप काफ़ी सालों तक पैसा पे कर देते हो और लास्ट में आपकी कैपेसिटी नहीं है पैसे पे करने की, तो वो आपको बैक नहीं मिलता, गया वो पैसा गया. ठीक है, देखो, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट. भाई आप प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच सकते. देखो, लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो अलग होता है, जो हमारा इंसान का इंश्योरेंस होता है उसको लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं. उसके अलावा हर चीज़ का इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आता है. इंसान के अलावा जो भी इंश्योरेंस होता है, बेंच का भी इंश्योरेंस होता है, बोर्ड का भी होता है, मार्कर का भी होता है, सबका होता है आजकल तो इंश्योरेंस. लेकिन वो इंसान को छोड़ के बाकी जो भी इंश्योरेंस है वो किस में आते हैं, जनरल इंश्योरेंस में. तो ये जो बातें चल रही है ना, ये जनरल की चल रही है, लाइफ की नहीं चल रही है. क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है ना, एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्योंकि वो यहाँ का टॉपिक नहीं है, वो मैं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं. ठीक है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो होती है, जो जनरल इंश्योरेंस होता है, वो उसका मेन उद्देश्य आपका ये नहीं है प्रॉफिट मेकिंग.
इंश्योरेंस लेने का मेन उद्देश्य है इन 2 वर्ड्स रिस्क कवर्ड। रिस्क कवर्ड, इंश्योरेंस का मतलब होता है रिस्क कवर कर रहे हो, अपने आगे शील्ड बना रहे हो, बुलेट प्रूफ, गोली चलेगी तो आपको कुछ नहीं होगा। समझ में आया? वो है और कुछ नहीं है, प्रॉफिट नहीं बना सकते उसमें से। इट इज ओनली टू हैव कंपनसेशन फॉर फाइनेंशियल लॉस, प्रॉफिट के लिए नहीं है। अगर आपका कोई फाइनेंशियली लॉस होता है उसको कंपनसेट कर देगा वो। The basic law of insurance is a social concept. As such, the parties involved in the insurance contract should have mutual and complete faith. तो यहाँ पे जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक कंप्लीट फेथ होना चाहिए, ना आपको कुछ छुपाना है इंश्योरर को ना इंश्योरी को। While entering into a contract, both the parties should provide all information required regarding the insurance product. तो जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। इंश्योरेंस का कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हो, कौन सी पॉलिसी ले रहे हो, जो भी आप इंश्योरेंस कंपनी से अलग अलग पॉलिसीज़ होती हैं, अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग अमाउंट के लिए, तो जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो उसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट बोलेंगे। उसके लिए जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए आपको देनी पड़ेगी, नेसेसरी है। While taking an insurance policy, even if the information is not asked by either parties, both should provide it if it is felt that it can have an impact on the contract. जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हो, दोनों पार्टीज को सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन का इफेक्ट आगे चल के इंश्योरेंस पॉलिसी पे आएगा, तो आपको ऐसा फील हो रहा है, जैसे मैंने बोला फील हुआ कि भाई मुझे स्टोन हुआ था और वो एक मेडिकल प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि उसका रिलेशन कुछ हो सके, तो मैंने सामने से बता दिया। Any insurance agreement entered not having the necessary information amounts to fraud and it is against the principle of utmost good faith. तो कोई भी इंफॉर्मेशन आप जानबूझ के छुपा रहे हो और आप नहीं दे रहे हो तो फ्रॉड कहलाएगा, अगर आपको वो चीज़ पता थी तो। ठीक है? Whenever it comes to be known that the principle of utmost good faith is broken, the insurance agreement or policy stands null and void, and the insurer cannot get back the premium already paid, and he loses the right of compensation for the। तो बोला गया है कि अगर आपने भरोसा तोड़ दिया, आपने नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की या गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, ठीक है, और उसका इफ़ेक्ट आपकी पॉलिसीज़ पे पड़ रहा है, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। जो भी प्रीमियम जो भी पैसा इंश्योरी ने अब तक पे किया होगा, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, वो प्रीमियम गया, वो आपको वापस नहीं मिलेगा और आपने अधिकार भी खो दिया। जो कंपनसेशन आपको मिलना चाहिए था, अगर आपका नुकसान होता तो कंपनसेशन मिलना चाहिए था, वो कंपनसेशन भी आपको, क्योंकि पॉलिसी लैप्स हो गई। पॉलिसी लैप्स हो गई, नल हो गई, वॉइड हो गई का मतलब होता है पॉलिसी कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ें छुपाई थी और उसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है उस पॉलिसी पे। तो क्या होगा? आपने जो प्रीमियम पे किया था वो भी गया, वो भी आपको वापस नहीं मिलेगा, वो कंपनी का फ़ायदा। और आपको अगर नुकसान होता और कंपनसेशन जो मिलने वाला था नुकसान होने पर, वो भी अभी, मतलब आपने पूरा अधिकार ही खो दिया, आप इंश्योरी ही नहीं हो उनके लिए। समझ में आया? ये था प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। फिर है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। क्या है ये? एक अच्छा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। अब इसमें क्या है, अगेन आप बेसिक चीज़ समझ लो, इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट के लिए नहीं होता, वो किसके लिए होता है? टू कंपनसेट फाइनेंशियल लॉस। आपका जो फाइनेंशियल लॉस होगा आगे चल के, उसको कंपनसेट करने के लिए, ये प्रॉफिट के लिए नहीं है। सी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस इंकर्ड बाय द इंश्योरी। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। See, this principle is used to decide how much the insurance company will have to pay to the insuree in the event of loss incurred। ये प्रिंसिपल हेल्प करता है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। वो उनको किस लिए हेल्प करता है? उनको ये बताता है कि आपको इंश्योरी को कितना पैसा पे करना है जब उनका लॉस होता है तब। Any person who takes an insurance policy can get only compensation for the loss and he cannot earn profit। कोई भी इंश्योरी, कोई भी बंदा जो इंश्योरेंस ले रहा है, उसको खाली कंपनसेशन ही मिलता है जितना उसका लॉस हुआ है, उसको कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इन अदर वर्ड्स, ही कैन नॉट गेट एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबाउ द लॉस इंकर्ड। बोला गया है लॉस से ज़्यादा पैसा उसको कभी नहीं मिलेगा। भले 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हो, चलो आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया, 2 लाख का नुकसान हुआ ना, तो आपको 5 लाख नहीं मिलने वाला है।
आपको 2 लाख ही मिलेगा। समझ में आया? भले आपने इंश्योरेंस 5 का, नुकसान कितने का हुआ? 2 लाख का। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, देखो लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं करता। इफ एन इंश्योरी टेक्स अ पॉलिसी फॉर अ प्रोडक्ट एट अ लोअर वैल्यू देन द ओरिजिनल वैल्यू, it is implied that he will proportionately get a lesser amount and a part of the loss will have to be borne by himself। अब क्या हो रहा है, आपकी चीज़ 5 लाख की, लेकिन आपने इंश्योरेंस 3 लाख का ही करवाया है। आपने ऑलरेडी इंश्योरेंस, क्योंकि देखो अगर आपने इंश्योरेंस कम का करवाया ना तो आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ता है। आपने इंश्योरेंस 5 की चीज़ है, 5 का ही करवाया होता ना तो सपोज कर लो कि 40,000 का इंश्योरेंस आ रहा है, प्रीमियम जो आ रहा है, अपने 5 की जगह 3 का करवाया तो शायद 25,000 30,000 आएगा, तो आपका प्रीमियम घट गया, ठीक है, तो आपकी वैल्यू भी कम हो जाएगी, आपकी चीज़ की वैल्यू भी। अब सपोज कर लो आपने 3 लाख का इंश्योरेंस किया, कीमत 5 लाख की है, आपकी गाड़ी, सपोज गाड़ी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, अब आप बोलोगे मेरे को 5 लाख चाहिए से, आपने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया था भाई, तो आपने प्रोपोर्शनेट लिया था, प्रोपोर्शनेट, आपको पूरा 3 लाख भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। देखो, if a person takes an insurance policy for ₹3 lakh but the original value of the product is 5 lakh, then in the event of the complete loss of the product, the insurer will get maximum ₹3 lakh। आपकी चीज़ 5 लाख की है, नो डाउट, लेकिन आपने इंश्योरेंस कितने का लिया था और आपकी चीज़ कंप्लीट लॉस हो गया, मतलब पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपको मैक्सिमम 3 मिलेगा, मैक्सिमम, उससे कम मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर when the value of the product is 5 lakh but the insurer has insured it only for 3 lakhs and if the product is partially damaged which is estimated at ₹2 lakh, the insurer will get only ₹1,20,000 as compensation as it is proportionate amount of 3 lakh which is the insured amount। अब क्या हो रहा है भाई, आपकी ओरिजिनल चीज़ 5 लाख की है, लेकिन आपने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया, लेकिन आपकी चीज़ पार्शियली डैमेज हुई है और वो डैमेज कितने का हुआ है, 2 लाख का अंदाज़ है, तो आपको कितना मिल रहा है, 1,20,000। क्योंकि देखो आपकी 100% अमाउंट 5 लाख का था एक्चुअली, आपने इंश्योरेंस खाली 3 का लिया, मतलब आपने कम का लिया, आपने 60% लिया खाली। अगर 5 लाख रुपए के पीछे 3 लाख रुपए भर रहे हो ना आप, आपकी चीज़ 5 की थी, आपने 3 ही भरा, मतलब 3 का ही इंश्योरेंस लिया है, मतलब आपने 60% का ही लिया है। अब सपोज कर लो आपका वो चीज़ डैमेज हुआ, लेकिन कंप्लीटली डैमेज नहीं हुआ, कंप्लीटली डैमेज होता तो आपको 3 लाख मिल जाता, लेकिन पार्शियली डैमेज हुआ, ठीक है। अब पार्शियली डैमेज हुआ, उसका अमाउंट 2 लाख है, पार्शियली डैमेज का अमाउंट 2 लाख है भाई, आप, लेकिन आपको तो 2 लाख भी पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी लेके नहीं बैठे हो, आप 60% की लेके बैठे हो, तो 2 लाख का 60% कितना होगा, 1,20,000, तो आपको 1,20,000 मिलेगा, 2 लाख का भी 60%, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है when the event of the product is ₹5 lakh and it is insured for the full amount of ₹5 lakh and in the event of complete damage to the product, the insurance company will pay the full amount of ₹5 lakh to the insurer। बोला गया है 5 लाख की चीज़ है, आपने 5 लाख का पूरा इंश्योरेंस करवाया और अब आपका प्रोडक्ट पूरी तरह से डैमेज हो रहा है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, इंश्योरी को पूरा 5 लाख। तो इन्होंने 3 तरह के एग्जाम्पल दिए हैं। पहले एग्जाम्पल में इन्होंने बोला था कि सपोज कर लो कि प्रोडक्ट 5 लाख का है, बंदे ने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया है और कंप्लीटली आपका प्रोडक्ट गया, आपका प्रोडक्ट गया, तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। फिर सपोज कर लो प्रोडक्ट 5 का ही है और आपने इंश्योरेंस भी 5 का लिया और कंप्लीट डैमेज हो गया, फुल्ली डैमेज हो गया, टोटल लॉस बोलते हैं इसको, टोटल लॉस हो गया, तो पूरा 5 लाख मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट 5 का है, आपने इंश्योरेंस लिया ही 3 लाख का था, उसकी कीमत ही आपने 3 लाख लगाई है, तो कीमत 5, वो तो बोल रहे हैं 5 है, लेकिन आपने ही 3 लाख का इंश्योरेंस लिया और अब आपका फुल्ली डैमेज नहीं हुआ, पार्शियल डैमेज हुआ, आधा अधूरा डैमेज हुआ, वो भी कितने का हुआ, 2 लाख का, तो 2 लाख का भी आपको 60% ही मिलेगा, क्योंकि एक्चुअल कीमत 5 थी, आपने 60% अमाउंट का इंश्योरेंस लिया, तो आगे चल के जो डैमेज हुआ ना उसका भी आपको 60% अमाउंट ही मिलेगा।
समझ आया? ये है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पे करेगा वो ये प्रिंसिपल डिसाइड करवाता है, ठीक है। और कोई भी इंश्योरेंस आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, ठीक है, वो खाली आपके लॉस को कवर करता है। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ये कुछ भी नहीं है ज़्यादा। देखो इसमें खाली ये बोला गया है कि जो इंश्योरेंस लेने वाला बंदा है उसको फाइनेंशियली इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कि भाई आज मैंने घर रेंट पे दिया है, तो टेनेंट जो है, टेनेंट मतलब जो किराएदार है, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा क्योंकि उसको तो पैसा देना है, लेकिन जिसको पैसा मिलना है उसको इंश्योरेबल इंटरेस्ट होता है। देखो, द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। जो इंश्योरी ने, इंश्योरी मतलब इंश्योरेंस लेने वाला, जो प्रोडक्ट उसने लिया है, ठीक है, जो प्रोडक्ट उसने लिया है, जिस प्रोडक्ट का उसने इंश्योरेंस करवाया, उस इंश्योरी को उसको उस प्रोडक्ट में फाइनेंशियली इंटरेस्ट होना चाहिए। फाइनेंशियली इंटरेस्ट का मतलब वो तो होगा ही ना, बट ऑब्वियस है, लेकिन फिर भी उन्होंने टाइप समझाया है, ठीक है। बट ऑब्वियस है कि मैंने इंश्योरेंस लिया होगा तो क्यों लिया होगा? कवर के लिए, रिस्क कवर के लिए, कि कल कोई नुकसान हो जाता है तो मुझे पैसा भरपाई करके मिले, तो वो तो होगा ही, लेकिन उसी को बोला जाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल, द ओनर ऑफ द हाउस हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन अ हाउस व्हाइल अ टेनेंट ऑफ द हाउस डज नॉट हैव फाइनेंशियल। बट ऑब्वियस है, मालिक को लेना देना होगा, किराएदार को नहीं होता है, ठीक है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब ये प्रिंसिपल कैसा है? देखो, अगर आपके कोई भी चीज़ का टोटल लॉस हो जाता है, आपके प्रोडक्ट का या गाड़ी का आपका टोटल लॉस हो जाता है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी भरपाई करके देती है आपको, तो उस केस में आपका वो जो टूटा फूटा प्रोडक्ट है ना, भंगार, वो लेके जाता है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, ठीक है। सी, व्हेन अ पॉलिसी इज टेकन फॉर एन इंश्योरेबल प्रोडक्ट एंड इट इज़ फुल्ली डैमेज, और वो पूरा डैमेज हो गया, and when the insurance company pays compensation, the fully damaged product ownership will be with the insurance। अब ये मालिकी किसकी हो जाएगी? वो प्रोडक्ट कौन ले जाएगा? वो ले जाएगा इंश्योरेंस कंपनी। दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। समझ आया? तो कल इंट्रो, मीनिंग और ये 4 का टेस्ट होगा। समझ में आया? ओके।